And welcome back to my channel. And in today's video we are going to discuss about the डायरेक्ट इलाइजा. तो डायरेक्ट इलाइजा में क्या क्या प्रोसीजर होती है हम एक एक करके एक एक स्टेप इन डिटेल डिस्कस करेंगे. तो डायरेक्ट इलाइजा में सबसे पहले जो एंटीजन सैंपल होता है, जो भी बायोलॉजिकल सैंपल जिसमें आपको डिटेक्ट करना है कि उस बायोलॉजिकल सैंपल में एंटीजन या फिर एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट है कि नहीं, ये अगर आपको डिटेक्ट करना है तो आप कैसे डिटेक्ट करोगे. तो जो भी आपको बायोलॉजिकल सैंपल में से आपको जो एंटीजन डिटेक्ट करना है, वो सारे एंटीजन्स आप क्या करते हो, वो सारे एंटीजन्स को आप अटैच करते हो या फिर ऐड करते हो वेल्स में. ये वेल्स कहाँ पे प्रेजेंट होती है, तो एक माइक्रोटाइटर प्लेट होती है, 96 वेल प्लेट होती है, जैसे आप इस फोटो में देख सकते हो इस इमेज में. ये क्या है, ये माइक्रोटाइटर प्लेट है, इसमें 96 वेल्स होते हैं और इस वेल्स में आप अपना एंटीजन सैंपल जो होता है वो एंटीजन सैंपल इस माइक्रोटाइटर प्लेट के वेल्स में आप ऐड करते हो. बाद में इस प्लेट को आप इंक्यूबेट करते हो, इंक्यूबेशन का टाइम देते हो या तो 4 डिग्री सेल्सियस पे ओवरनाइट या फिर 37 डिग्री सेल्सियस पे 1 to 2 आवर्स के लिए आप इसका इंक्यूबेशन करते हो. क्यों करना पड़ता है इंक्यूबेशन, व्हाट इज़ द पर्पस बिहाइंड द इंक्यूबेशन, ताकि जो एंटीजन्स होते हैं वो सारे एंटीजन जो वेल होते हैं, वेल के सरफेस पे, प्लेट के जो सरफेस होता है उस सरफेस पे वो अटैच हो जाए, एब्जॉर्ब हो जाए. इसी वजह से हम क्या करते हैं, इंक्यूबेशन करते हैं. ये हो गई फर्स्ट स्टेप. सेकेंड स्टेप में क्या करते हो, सेकेंड स्टेप में वॉशिंग करते हो. जो भी एंटीजन बाइंड नहीं हुए हैं वो सारे एंटीजन हमें उस वेल से निकालने हैं, वॉश आउट करने हैं, रिमूव करने हैं. तो वॉश आउट करने के लिए हम जनरली बफर का यूज़ करते हैं, जो कि होता है पीबीएस ट्री. पीबीएस ही क्यों क्यों ये बफर हम यूज़ करते हैं, ताकि एंटीजन का जो भी मॉर्फोलॉजी है, जैसा भी स्ट्रक्चर है, वो मेंटेन रह सके. इसी वजह से हम जनरली बफर यूज़ करते हैं, जो कि होता है पीबीएस बफर. हम 3 to 5 वॉशेस देते हैं पीबीएस ट्विन के, ताकि जो अनबाउंड एंटीजन है, जो एंटीजन अटैच नहीं हुए हैं माइक्रोटाइटर प्लेट के सरफेस को, वो सारे एंटीजन रिमूव हो जाए. इसी वजह से हम 3 to 5 टाइम्स हम क्या करते हैं, वॉशिंग करते हैं बाय यूजिंग पीबीएस बफर. बाद में थर्ड स्टेप आती है ब्लॉकिंग की स्टेप. ब्लॉकिंग क्या करते हैं, ब्लॉकिंग के स्टेप में हम ब्लॉकिंग सॉल्यूशन ऐड करते हैं. ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि जो भी एम्प्टी स्पेस होगा, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये एक वेल है, ठीक है, माइक्रोटाइटर प्लेट की एक वेल है, हमने एंटीजन्स ऐड कर दिए इस वेल में. अब एंटीजन फॉर एग्जांपल यहाँ पे अटैच हो चुके हैं, ठीक है. बाद में हमने वॉशिंग कर दिया, जो भी अनबाउंड एंटीजन है वो सारे अनबाउंड एंटीजन सारे के सारे क्या हो गए, रिमूव हो गए इस अब हमने क्या किया, एंटीजन रिमूव होने के बाद जो ब्लॉकिंग एजेंट दागा. अब ब्लॉकिंग एजेंट या जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे कोई भी एंटीजन बाउंड नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ब्लॉकिंग एजेंट जाके क्या करेगा, बाउंड करेगा, ठीक है. यहाँ पे ब्लॉकिंग एजेंट जाके क्या करेगा, बाउंड करेगा, ठीक है. जहाँ पे एंटीजन बाउंड नहीं हुए, जहाँ पे एंटीजन अटैच नहीं हुए, वहाँ पे जाके ब्लॉकिंग एजेंट क्या करेंगे, वहाँ पे जाके बाइंड करेंगे. क्यों इस एम्प्टी साइट को या फिर इस एम्प्टी सरफेस को ब्लॉकिंग सॉल्यूशन जाके अटैच हो रहा है, क्योंकि अब हम क्या ऐड करेंगे, एंटीबॉडीज़ ऐड करेंगे. अगर ये एंटीबॉडीज़ इस सरफेस पे जाके अगर अटैच होंगे, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हमने ब्लॉकिंग एजेंट नहीं डाला, अगर हमने ब्लॉकिंग सॉल्यूशन नहीं डाला, तो इसके बाद हम क्या ऐड करेंगे, एंटीजन के बाद हम क्या ऐड करते हैं, एंटीबॉडीज़ ऐड करते हैं. ये एंटीबॉडीज़ एंटीजन के साथ ही बाइंड होनी चाहिए. अगर ये एंटीबॉडीज़ एम्प्टी सरफेस पे जाके अगर बाइंड करते हैं तो हमें फॉल्स रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि एंटीबॉडीज़ किससे अटैच होते हैं, तो एंजाइम्स के साथ अटैच होते हैं. तो जब हम सबस्ट्रेट ऐड करेंगे तो ये एंटीबॉडीज़ इन सबस्ट्रेट को किस में कन्वर्ट करेंगे, प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेंगे, कलर प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेंगे. और ये कलर प्रोडक्ट हमें बताता है कि एंटीजन प्रेजेंट है कि नहीं उस बायोलॉजिकल सैंपल में. तो अगर एंटीबॉडीज़ ऐसे सरफेस पे जाके बाइंड करेंगे जहाँ पे एंटीजन ही प्रेजेंट नहीं है, एम्प्टी सरफेस पे अगर जाके बाइंड करेंगे तो हमें फॉल्स रिजल्ट मिलेगा. इसीलिए एंटीबॉडीज़ ऐड करने से पहले हम क्या ऐड करते हैं, तो ब्लॉकिंग सॉल्यूशन ऐड करते हैं. ये ब्लॉकिंग सॉल्यूशन कहाँ पे बाइंड करेंगे, जो जहाँ पे एम्प्टी सरफेस है, जहाँ पे एंटीजन बाइंड नहीं हुए हैं, इस सरफेस पे जाके ब्लॉकिंग सॉल्यूशन क्या करेंगे, वहाँ पे जाके बाइंड करेंगे. जैसे आपको यहाँ पे येलो जो दिख रहा है वो क्या है, ब्लॉकिंग सॉल्यूशन है.
ब्लॉकिंग सोल्यूशन कहाँ पे बाइंड हो रहा है, जहाँ पे एंटीजन बाइंड नहीं हुआ है, ऐसे सरफेस पे जाके ब्लॉकिंग सोल्यूशन वहाँ पे बाइंड कर रहा है, ठीक है। ताकि ये प्रिवेंट करता है, ब्लॉकिंग सोल्यूशन क्या करता है, प्रिवेंट करता है नॉन स्पेसिफिक बाइंडिंग ऑफ एंटीबॉडीज़ टू एम्प्टी सरफेस। एम्प्टी सरफेस पे एंटीबॉडीज़ नहीं बाइंड होनी चाहिए, इसी को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या ऐड करते हैं, तो ब्लॉकिंग सोल्यूशन ऐड करते हैं। कॉमन ब्लॉकर्स जो डायरेक्ट इलाइजा में जनरली यूज़ किए जाते हैं वो होते हैं BSA, केजीन, स्कीम मिल। और बाद में ब्लॉकिंग सोल्यूशन ऐड करने के बाद आप फिर से एक इंक्यूबेशन का टाइम लगाते हो 30 to 60 मिनट्स, ताकि जो ब्लॉकिंग सोल्यूशन होते हैं, ब्लॉकर्स जो होते हैं वो एम्प्टी साइड पे जाके बाइंड हो सके, इसलिए हम इंक्यूबेशन देते हैं, ठीक है। जैसे आप इस इमेज में देख सकते हो, यहाँ पे एंटीजन, ये एक वेल है, ठीक है। आपने क्या किया, एंटीजन ऐड किए। एंटीजन ऐड करने के बाद आप क्या ऐड करोगे, इसमें ब्लॉकिंग सोल्यूशन ऐड करोगे। सो यहाँ पे जो एम्प्टी सरफेस आपको दिख रहा है, एम्प्टी सरफेस पे जाके क्या करेंगे, ये ब्लॉकिंग सोल्यूशन यहाँ पे जाके बाइंड करेंगे, ठीक है। ये हो गई फर्स्ट स्टेप। अब आते हैं हम सेकेंड स्टेप पे। सेकेंड स्टेप में हम फोर्थ स्टेप पे। फोर्थ स्टेप में हम क्या करते हैं, हम ऐड करते हैं एंटीबॉडीज़, ठीक है। ये कैसे एंटीबॉडीज़ होते हैं, तो प्राइमरी एंटीबॉडीज़ होते हैं, और ये एंटीबॉडीज़ लिंक होते हैं एंजाइम्स के साथ। जनरली इलाइजा में 2 एंजाइम्स जनरली यूज़ किए जाते हैं, एक तो हॉर्स रेडिश पेरोक्सीडेज और दूसरे होते हैं अल्कलाइन फॉस्फेटेज। ये दोनों एंजाइम्स जनरली हम इलाइजा के वक्त यूज़ करते हैं, और ये एंजाइम्स किससे अटैच होते हैं, किससे कॉन्जुगेट होता है, कोवैलेंटली अटैच होते हैं, तो प्राइमरी एंटीबॉडी से। फॉर एग्जांपल ये एक एंटीबॉडी है, तो यहाँ पे आप क्या करते हो, एक एंजाइम इसे अटैच करते हो, तो एंटीबॉडीज से एंजाइम्स अटैच होते हैं, कॉन्जुगेट होते हैं, अटैच होते हैं। तो ये जो एंटीबॉडीज़ आप उस वेल में ऐड करोगे, फिर आपको क्या करना है, इंक्यूबेशन करना है रूम टेम्परेचर पे ही 1 घंटे के लिए, ताकि जो एंटीबॉडीज़ स्पेसिफिक होते हैं एंटीजन के साथ, उनके साथ जाके क्या करें, बाइंड करें, ठीक है। तो एंटीजन एंटीबॉडी का यहाँ पे क्या होगा, बाइंडिंग होगा। अगर एंटीबॉडी स्पेसिफिक है एंटीजन के साथ, तो यहाँ पे एंटीबॉडी बाइंड करेगी एंटीजन के साथ। एंटीबॉडी तो जब हम एंटीबॉडीज़ ऐड करेंगे, फिर आपको एक इंक्यूबेशन देना है 1 घंटे का रूम टेम्परेचर पे। बाद में आपको वॉशिंग की स्टेप फिर से परफॉर्म करनी है, ताकि जो एंटीबॉडीज़ एंटीजन के साथ बाइंड नहीं हुई है, वो एंटीबॉडीज़ वॉश आउट हो जाए। इसी वजह से हम क्या करते हैं, वॉशिंग की स्टेप करते हैं। तो जो भी अनबाउंड एंटीबॉडीज़ होते हैं उन्हें हमें रिमूव करना है, तो रिमूवल के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, तो वॉशिंग बफर का यहाँ पे यूज़ करते हैं। 6 स्टेप है सबस्ट्रेट एडिशन। तो हमने एंटीबॉडीज़ कैसे ऐड की, तो एंटीबॉडीज़ ऐसे ऐड की जो एंजाइम से लिंक होते हैं। तो हमें क्या करना है, एंजाइम्स क्या करते हैं, कैटेलाइजेशन की प्रोसीजर करते हैं, सबस्ट्रेट का कन्वर्जन प्रोडक्ट में करते हैं। तो अभी हमें क्या ऐड करना है, तो सबस्ट्रेट ऐड करना है। तो जनरली हम सबस्ट्रेट ऐड करते हैं TMB, क्योंकि ये सबस्ट्रेट स्पेसिफिक होता है HRP एंजाइम के लिए। तो अगर हम HRP एंजाइम यूज़ कर रहे हैं, तो सबस्ट्रेट हम ऐड करते हैं TMB। तो यहाँ पे HRP एंजाइम क्या करेगा, TMB सबस्ट्रेट का कन्वर्जन करेगा या फिर कैटेलाइज करेगा एक कलर्ड प्रोडक्ट में, ठीक है। तो हमें जब HRP एंजाइम TMB सबस्ट्रेट को कन्वर्ट करता है, तो आपको ब्लू कलर दिखता है, एक कलर्ड प्रोडक्ट दिखता है। तो जितनी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी कलर प्रोडक्ट की, हम कह सकते हैं कि उस बायोलॉजिकल सैंपल में उतना एंटीजन ज़्यादा प्रेजेंट होगा। सो कलर ऑफ इंटेंसिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंटीजन इन द बायोलॉजिकल सैंपल। तो जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी, उतना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन एंटीजन का उस बायोलॉजिकल सैंपल में। बाद में हम लास्ट स्टेप क्या करते हैं, ठीक है। तो हम लास्ट स्टेप क्या करते हैं, 7th स्टेप इज द स्टॉपिंग द रिएक्शन। हमें रिएक्शन क्या करनी है, स्टॉप करनी है। तो रिएक्शन स्टॉप करने के लिए हम जनरली यूज़ करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड का, और ये सल्फ्यूरिक एसिड क्या करता है, रिएक्शन को तो स्टॉप करवाता है, उसी के साथ साथ कलर को भी स्टेबलाइज करता है। तो कलर स्टेबलाइजेशन का भी काम कौन करता है, तो सल्फ्यूरिक एसिड। तो जब आप सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करोगे, तो कलर चेंजेस टू येलो। तो अब तक कलर प्रोडक्ट में क्या था, ब्लू कलर था। तो जब आप सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करो, तो कलर चेंजेस टू येलो, और फिर सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्शन को स्टॉप भी करवाता है, और उसी के साथ साथ कलर को स्टेबल भी करवाता है। बाद में आप अब्जॉर्प्शन लिख सकते हो, स्टेप 8 मेजरमेंट। आप अब्जॉर्प्शन लिख सकते हो 450 नैनोमीटर पे इलाइजा रीडर में। सो दिस इज़ दिस डायरेक्ट इलाइजा। डायरेक्ट इलाइजा में हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट क्यों कहा जा रहा है इसको, क्योंकि एंटीजन के साथ डायरेक्टली एंजाइम लिंक एंटीबॉडी अटैच हो रही है।
ठीक है। हम आने वाले वीडियोस में देखेंगे कि इनडायरेक्ट इलाइज़ा क्या होता है, सैंडविच इलाइज़ा क्या होता है, कॉम्पिटिटिव इलाइज़ा क्या होता है। तो यहाँ पे डायरेक्ट इलाइज़ा क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि जो भी एंटीबॉडीज़ हम यूज़ कर रहे हैं दैट एंटीबॉडीज़ आर ऑलरेडी लिंक विथ कॉन्जुगेटेड विथ एंजाइम्स। इसी वजह से, और इसे हम कहते हैं प्राइमरी एंटीबॉडी। और ये जो प्राइमरी एंटीबॉडी जो एंजाइम के साथ लिंक होते हैं, ये डायरेक्टली अटैच होते हैं एंटीजन के साथ। इसी वजह से हम इसे क्या कहते हैं, डायरेक्ट इलाइज़ा। तो इन शॉर्ट हम और एक बार देख लेते हैं। जैसे कि हमने फर्स्ट स्टेप क्या किया, हमने माइक्रो टाइटर प्लेट में एंटीजन्स ऐड की। एंटीजन्स ऐड करने के बाद हमने वॉशिंग की स्टेप की, जो भी अनबाउंड एंटीजन है वो वॉश आउट हो जाएंगे। इसके बाद हमने इसमें क्या डाला, ब्लॉकिंग सोल्यूशन डाला। जो ब्लॉकिंग सोल्यूशन कहाँ पे जाके अटैच होके, जहाँ पे एंटीजन बाउंड नहीं हुआ है उस सरफेस पे जाके ब्लॉकिंग सॉल्यूशन ब्लॉकर्स अटैच होंगे, ताकि वहाँ पे एंटीबॉडीज़ अटैच ना हो। अगर एम्प्टी सरफेस पे अगर एंटीबॉडीज़ ऐड हो गए तो हमें फॉल्स रिजल्ट मिलेगा। इसी वजह से हम जो सरफेस पे एंटीजन बाइंड नहीं हुआ है उस सरफेस पे हम क्या ऐड करते हैं, तो एंटीबॉडीज़ ऐड करते हैं। इसके बाद हम क्या ऐड करेंगे, ब्लॉकिंग सॉल्यूशन ऐड करने के बाद हम एंटीबॉडीज़ ऐड करते हैं। और कैसे एंटीबॉडीज़, ऐसे एंटीबॉडीज़ जो एंजाइम के साथ लिंक होते हैं। ठीक है, ये ऐड करने के बाद फिर से हम वॉशिंग की स्टेप करते हैं। इसके बाद हम ऐड करते हैं सबस्ट्रेट। अगर हम HRP एंजाइम यूज़ कर रहे हैं तो सबस्ट्रेट, जो स्पेसिफिक सबस्ट्रेट होता है वो होता है TMB सबस्ट्रेट। तो ये HRP एंजाइम क्या करेगा, एंजाइम सबस्ट्रेट का कन्वर्जन करेगा एक कलर प्रोडक्ट में। और फिर आप इसका मेजरमेंट कहाँ पे कर सकते हो, तो इलाइज़ा रीडर में 450 नैनोमीटर में आप इसका एब्जॉर्बेंस ले सकते हो। तो जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी होगी कलर की, हम कह सकते हैं उतना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन प्रेजेंट है एंटीजन का उस बायोलॉजिकल सैंपल में। सो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है रिगार्डिंग द डायरेक्ट इलाइज़ा। इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस वीडियो, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। थैंक यू।